हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा रिवीजन पॉइंट्स के साथ है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिएगा आज, क्योंकि आज आपको इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा मिलने वाली है। शुरू करते हैं करंट अफेयर। सबसे पहले कल का क्विकली रिविजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इसरो ने अभी आदित्य L1 मिशन जो है लॉन्च कर दिया। देश का पहला सोलर मिशन है। और अभी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो है इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है। भारत में 10 बिलियन मासिक लेन देन या ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करने वाला प्रोडक्ट बन गया है यूपीआई। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख बन गए हैं मनीष देसाई। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिक डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है। और गाय यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। और एक राष्ट्र एक चुनाव का पैनल का प्रमुख बनाया गया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। इसके अलावा थर्मन सन मुगरत्नम जो है ये सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड जीत लिया है सांता थोटम ने। और ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को इनको A+ की रेटिंग दी गई है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चंस की। अब हम लोग बात करेंगे आज के दिन की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एमजेटी ऐप है। इस पर आपको वीडियो की क्विज PDF वगैरह सब कुछ फ्री में मिलेगी। आप यहां से एक्सेस कर सकते हो। अगस्त महीने की ई बुक आ चुकी है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। आप उसको जा करके परचेज कर सकते हो 20 रुपए में। चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नए माध्यम में लॉन्च की गई है, जैसे आप सैंपल के तौर पर जुलाई मंथ का देखे थे। तो ई बुक आ चुकी है। ई बुक आप लोग सभी लोग जाकर के जरूर लीजिए। शुरू करते हैं करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो दोस्तों मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है किसने? माधुरी पाटले ने। माधुरी पाटले ये मिसेज यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीती हुई हैं। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें होती है इसमें। मिस का मतलब अलग होता है, मिसेज का मतलब अलग होता है। मिस का मतलब कि कुंवारी होगी लड़की, ठीक है, जो जीतेगी। और मिसेज मतलब वो किसी की पत्नी होगी, ठीक है ना। तो मिसेज अलग होता है, मिस यूनिवर्स अलग होता है। यहाँ पर मिसेज यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीती हुई हैं माधुरी पाटले। यहाँ पर आपको दिख जाएंगी माधुरी पाटले, ठीक है, ये है। और फर्स्ट रनर अप यानी कि कहें सेकंड पोजीशन पर जो होता है उसे फर्स्ट रनर अप कहते हैं, तो वो रही शिवानी बागड़िया। और सेकंड रनर अप रही ऐश्वर्या देशमुख। 8वां संस्करण था, जुल्फेन द्वारा ये आयोजित कराया गया था नई दिल्ली में 27 से 30 अगस्त को। अच्छा, अगली बार वाला जो इवेंट होगा वो मनीला फिलीपींस में होगा, इसको ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इससे रिलेटेड कि मिस वर्ल्ड जो है ना, मिस वर्ल्ड का जो इवेंट है इस बार 2023 का, ये आयोजित होगा जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर भारत में। तो भारत इसकी मेजबानी करेगा, ये बड़ी न्यूज बनी थी, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड का इस बार आयोजन होगा यहाँ पर। इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारे ऐसे बताए हुए थे मिलते जुलते क्वेश्चन। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज आई थी मिस इंडिया अर्थ का। तो प्रियांश सेन जो है मिस इंडिया अर्थ बनी हुई है 2023। मिसेज यूनिवर्स मैंने बताया ही आपको। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जो है ये रिकी वैलेरी कोले बनी थी। और खास बात यह है कि ये पहली फर्स्ट ट्रांसजेंडर बनी थी, फर्स्ट ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर न्यूज है। तो ये मिस यूनिवर्स नीदरलैंड बनी है, यानी कि मिस यूनिवर्स में नीदरलैंड को रिप्रेजेंट करेंगी। फेमिना मिस इंडिया अवार्ड नंदिनी गुप्ता को मिला हुआ है। मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी गैब्रियल बनी थी। और मिस वर्ल्ड 2022 जो है ये कैरोलिना बिलावस का मिसेज बनी थी, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, 2022 का मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स यही सबसे ज्यादा होता है बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा वाला यही होता है, सबसे बड़ा पद, प्रतिष्ठित पद यही होता है। इसके बाद मिस दिवा यूनिवर्स दिविता राय। इसके बाद मिस यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड जैकलिन सेलबर्ग, ठीक है, ये मिलते जुलते हैं। जहां जहां स्टार लगा है वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखेंगे। आगे, हाल ही में किसके द्वारा एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, इंडियन हेरिटेज ऐप और ई परसिमन पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसको दोस्तों अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ASI, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोग्राम, ठीक है, 2.0 इसका, इंडियन हेरिटेज ऐप और एक पोर्टल ई परमिशन पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो एक एक करके इनके सबके बारे में जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, तो आज के टाइम पर अगर बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे पास 3696 स्मारक है। देखो, एक होता है, एक यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एक आपको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एक है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये
जमीन से जुड़ी जो वैज्ञानिक चीजें हैं उनकी खोज करती है और उनसे जुड़ी चीजों को पता लगाती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो पुरातात्विक चीजों की खोज करती है। पुरातात्विक चीजें जैसे बोले तो इन द सेंस कि अभी मान लो कोई हड़प्पा की सभ्यता की चीजें मिल गई, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की चीजें मिल गई, उन सब की खोज ये करेगा। ठीक है, तो अब ये जो संस्था है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने अभी ये पोर्टल्स और ऐप लॉन्च किए हुए हैं। इनका अलग अलग काम होगा। जैसे एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 का काम ये होगा कि ये कॉर्पोरेट हितधारकों के लिए सहयोग करें। इसके अलावा इंडियन हेरिटेज जो होगा, ये हेरिटेज का मतलब क्या होता है, विरासत। तो इंडियन हेरिटेज जो होगा इसका मतलब होगा कि ये ऐप है जो भारत के विरासत स्मारक जो है उसको यहाँ पर लोग देख पाएंगे, कहाँ पर कौन से विरासत स्थल है। जैसे कि आपको पता है कि 40 आज के टाइम पर 40 यूनेस्को यूनेस्को विरासत स्थल भारत में है। 40 यूनेस्को विरासत स्थल जो है ये भारत में है। ठीक है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसे कहते हैं 40 है, याद रखना। 39वां और 40वां धौलावीरा और रामप्पा मंदिर तेलंगाना वाला, इन दोनों को 2021 में किया गया था ऐड। अब ये पोर्टल जो है, ये पोर्टल यहाँ पर है, इसको देख लीजिएगा, ASI परमिशन पोर्टल .gov.in। आगे, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस एयरलाइन को एयर इंडिया में विलय की मंजूरी दी? तो देखो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया में विस्तारा एयरलाइंस को के विलय को मंजूरी दे दी है। अब ये विलय की प्रक्रिया तो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, बातचीत चल रही थी, इससे परमिशन मांगी गई थी। एक्चुअली में एक क्या है ना, जो विस्तारा एयरलाइन है वो टाटा ग्रुप की ही एयरलाइन है, लेकिन टाटा ग्रुप सिंगापुर एयरलाइन के साथ मिल करके वो चला रही थी अभी तक। अब टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ में 100% हिस्सेदारी पिछले साल खरीद ली एयर इंडिया की। जब एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी आ गई तो अब एयर इंडिया में लगातार विलय और एयर इंडिया को लगातार बूस्टअप बड़ा करने में लगी हुई है टाटा ग्रुप। तो एयर इंडिया इसी के टर्म में पहले एयर एशिया का एयर इंडिया में विलय हुआ, उसके बाद विस्तारा जिसमें सिंगापुर एयरलाइन का भी हिस्सा था, दोनों मर्ज करके विस्तारा को एयर इंडिया से मर्ज किया जा रहा है। अब इसको लेकर के जो सिंगापुर एयरलाइन है वो इतना आसानी से तो दे नहीं देगी, तो आसानी से ना देने इसके लिए सिंगापुर एयरलाइन ने एक शर्त रखी। सिंगापुर एयरलाइन ने कहा कि ठीक है, आप ले जाओ विस्तारा, एयर इंडिया में मर्ज कर दो, लेकिन एक काम करो, एयर इंडिया में ना 25.1% की हिस्सेदारी सिंगापुर एयरलाइन को दे दो। तो 25.1% की हिस्सेदारी पर बात बन गई, दोनों लोग सहमत हो गए और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मंजूरी भी मिल गई। यानी अब विस्तारा एयरलाइन भी एयर इंडिया का पार्ट होगा, मतलब एयर इंडिया दोनों विलय हो गया। तो एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एशिया सब एक हो गए हैं। ठीक है, अब देखो, ये एक होने की वजह से, इसकी वजह से भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल वाहक बन गया है। यानी इंटरनेशनल ये टूरिज्म वगैरह कराएगा, मतलब इंटरनेशनल ये वाहन का काम करेगा। दूसरा सबसे बड़ा घरेलू वाहक ये बन गया है। ठीक है, अब एक चीज और, अगर आपको याद हो तो इन्होंने कहा था कि 470 प्लस विमान जो है हम एयरबस और बोइंग से खरीदेंगे। ठीक है, आने वाले टाइम पे कौन खरीदेगा? एयर इंडिया। यानी एयर इंडिया अपने आप को लगातार बड़ा करने पर लगी हुई है। ये एक बहुत बड़ी डील होगी आज तक के इतिहास में। ठीक है, ये चीज समझ में आई। कैंपेबल विल्सन जो है एयर इंडिया के CEO हैं और अध्यक्ष जो आप नटराजन चंद्रशेखरन को ही जानेंगे क्योंकि टाटा ग्रुप के वही हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और प्रमुख जो विलय हुए हैं उनको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जी इंटरटेनमेंट का विलय अभी सोनी पिक्चर्स के साथ हुआ। IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड का विलय हुआ। ऐसे ही HDFC बैंक और HDFC दोनों का विलय हुआ। इसके बाद मराठा सहकारी बैंक और कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, इनको विलय मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा UBS ग्रुप के साथ क्रेडिट स्विस ग्रुप का विलय हुआ। JP मॉर्गन ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का अधिग्रहण किया, यानी कि एक्विजिशन किया। विस्तारा एयरलाइंस एयर इंडिया, देखो ये मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि मार्च 2024 तक ये विलय हो जाएगा। इसके अलावा एयर एशिया का एयर इंडिया में विलय हुआ, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। ये जो रिवीजन पॉइंट मैं बताता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे आपको जो पिछले रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में जानकारी मिलेगी, समझ मिलेगी, और इसके बाद आपका करंट अफेयर साथ साथ रिवीजन भी होता चलेगा और आप भूलोगे नहीं चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अभिनेता को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो FTII के अध्यक्ष नियुक्त किए गए R माधवन साहब। R माधवन एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं, आप जानते होंगे इनको।
अभी रिसेंटली अगर फिल्म की बात करें तो इनकी रॉकेटरी आई थी, काफी फेमस मूवी रही रॉकेटरी। नंबी नारायण जी के ऊपर बनी हुई है, इसरो के वे साइंटिस्ट जो सीआईए की एक साजिश के तहत इनको फंसा दिया गया था, और उसके बाद उन पर केस चला, जेल हुई वगैरह बहुत सारी चीजें। तो रॉकेटरी मूवी ये बनाए हुए थे और एक्टिंग भी किए थे। इनको फिलहाल एफटीआईआई का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अब एफटीआईआई क्या है? एफटीआई मतलब होता है इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, ठीक है ना। ये एक इंस्टीट्यूट है जो भारतीय फिल्म और टेलीविजन को के लिए है, ठीक है। 1960 में स्थापित हुआ था, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। निदेशक है इसके, देखो डायरेक्टर है भूपेंद्र कैथोला, लेकिन डायरेक्टर की बजाय अगर चेयरमैन पूछा जाए तो चेयरमैन बने हैं आर माधवन। क्लियर है ना, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में पहली जायद चैरिटी मैराथन मैराथन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों 2024 में केरल में होने जा रही है पहली जायद चैरिटी मैराथन। जायद, जायद से आपको अगर याद आ रहा हो तो अभी जायद तलवार नाम से एक एक्सरसाइज हुआ था। जायद तलवार भारत और यूएई के बीच में होता है, ठीक है। तो जायद तलवार जो है, और जायद मेडल भी यूएई का सबसे बड़ा मेडल है। ये जायद क्यों आ रहा है बार बार? तो जायद इसलिए आता है क्योंकि यहाँ के जो खलीफा लोग हैं ना, इनका नाम भी उसमें जायद मिलता है। जैसे जैसे आपको मिलेगा शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान, ठीक है। तो यहाँ पर मिला ना जायद, ये पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो चुका है। इन्हीं की याद में यहाँ पर एक मैराथन आयोजित की जा रही है, और ये जायद चैरिटी मैराथन है, और ये केरल और यूएई के साथ मिलकर के होगा, ठीक है ना, केरल राज्य के द्वारा। तो भारत और यूएई के रिश्ते भी और मजबूत होंगे। ये आयोजित करेगा केरल, और 2024 में ये होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, यूएई और इंडिया के साथ। अब केरल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की शुरुआत कहाँ पर हुई भैया? केरल में हुई। पुल्लमपारा ग्राम पंचायत जो है वो पहला पूरी तरीके से डिजिटलीकृत ग्राम पंचायत है देश का। ओणम उत्सव के लिए मुफ्त किट देने की घोषणा किसने की? ओणम किट केरल ने दी। नेहरू ट्रॉफी का नौका दौड़ का 69वां संस्करण यहाँ पर हुआ। नेहरू ट्रॉफी पूछा जाएगा आपसे। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ कहाँ पर आयोजित होता है? तो केरल, आप बताइएगा। केरल का नाम बदलकर केरलम करने के लिए यहाँ की विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित किया गया था, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था आपको। पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेटर सेंटर नीति आयोग के सहयोग से केरल में ही स्थापित किया गया। के फोन नाम का फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क इन्होंने लॉन्च किया, जिसके थ्रू ये खुद की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, खुद की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य कौन है? तो केरल है। केरल के कोच्चि में ही दोस्तों पहली वाटर मेट्रो चलाई गई है, ध्यान रखना। अंडर वाटर मेट्रो कहा जाए तो आप कोलकाता बताएंगे, हुगली नदी में, लेकिन अगर वाटर मेट्रो कहा जाए तो आप बताएंगे कोच्चि में चलाई गई, ठीक है। और वाटर टैक्सी पूछा जाए तो मुंबई बताएंगे। वैश्विक आयुर्वेद मेला 2023 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होगा। क्लियर है ना, तो केरल में ये आयोजित होगा। ये केरल से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। केरल आप यहाँ पर स्टैटिक देख लो। केरल के जो सीएम है वो है पिनराई विजयन, सीपीआईएम पार्टी से। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल आप देखोगे यहाँ पर दक्षिण में मिल जाएगा केरल, ठीक है। देखिए मैंने आपको जैसे बताया था, कभी जुकाम ठीक नहीं हुआ है ठीक तरीके से, तो ज्यादा मैं यहाँ पर समय नहीं दे पा रहा हूँ, बीच बीच में गैप ले रहा हूँ, ठीक है। एडिटिंग में वो चीजें हटा दी जाएंगी, लेकिन बीच बीच में भी चीजें हो रही तो थोड़ा सा 1-2 दिन लगेगा। इसी वजह से कोर्स में भी अभी लगातार क्लास नहीं हो पा रही है, लेकिन होगी, जल्द ही लेंगे उसको भी, ठीक है, क्योंकि वो लाइव रहता है कोर्स में, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। वेपनाड कायल जो है, इडुकी वन्यजीव अभ्यारण्य, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सब यहाँ पर है, केरल में है। क्लियर, ये चीजें ध्यान रखो। केरल जो है अपना बॉर्डर कर्नाटक शेयर करता है और तमिलनाडु से। अगला, केंद्र सरकार ने चालान के उपयोग को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो केंद्र सरकार ने दोस्तों शुरू किया है मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से योजना, ठीक है। मेरा बिल मेरा अधिकार, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वन नेशन वन चालान एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, और मेरा बिल मेरा अधिकार जो है एक योजना शुरू की गई है इसके तहत, जिससे जिससे टैक्स कंप्लायंस में सुधार हो सके। चालान को लेकर के जो बहुत सारे मतभेद होते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स होती हैं, जिसके चक्कर में लोग कई बार बहुत ज़्यादा पे करना पड़ जाता है लोगों को, ठीक है, जबकि डॉक्यूमेंट्स उनके घर पर भी रहते हैं। मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से भी लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपका चालान किसी चीज़ के लिए कट रहा है और आपका डॉक्यूमेंट आप ले जाना भूल गए हो, घर पर वो डॉक्यूमेंट है, तो आपको चालान उतना भरने की ज़रूरत नहीं है। आप बाद में भी जाकर डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो उनको कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, बस हमारे पास साथ नहीं है इस समय, ठीक है। तो कम भी पैसा आपको देना पड़ेगा, 100, 200, 500 ही फाइन आपको देना पड़ेगा, उतना बड़ा चालान नहीं कटेगा, ठीक है। फिलहाल हरियाणा, असम, गुजरात वगैरह में यहाँ पर ये पहले से चल रहा है, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी इसको चला रहे हैं। मेरा बिल मेरा अधिकार कुछ इस प्रकार से। इसमें क्या होता है कि अगर आप चालान सही समय पर भरते हो, अच्छे तरीके से भरते हो, तो आपको जीतने का मौका मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था केरल से लकी बिल ऐप, लकी बिल ऐप ये भी आप केरल में एक ऐड कर सकते हो। लकी बिल ऐप जो है ये केरल ने शुरू किया था, किस लिए शुरू किया था
केरल ने शुरू किया था, जिससे जो लोग जीएसटी नहीं भरते हैं ना, वो जीएसटी भरने को प्रोत्साहित हो सके। इसमें कहा गया कि जीएसटी आप लोग टाइम टाइम पे भरो, सब कुछ करो, हो सकता है आप में से कोई लकी विनर चुना जाए और उसका हो सकता है पूरा पूरा बिल माफ हो जाए। ठीक है, तो लकी बिल ऐप जो है या कहें लकी बिल योजना जो है केरल ने शुरू की है, ये भी ध्यान रखिएगा जीएसटी के लिए। ठीक है, आगे तो यहाँ पर भी 10,000 से 1 करोड़ तक का जीतने का मौका है, चालान जो है आप भरिए। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की अगर बात करें जो पिछले दिनों चर्चे में रही, जैसे अमृत भारत स्टेशन योजना आई, जिसके तहत 1309 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और 508 स्टेशन पहले चरण में इसके किए जाएंगे। 6,207 स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना शुरू की गई है, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये पीएम श्री योजना के तहत स्कूल बनाए जाएंगे। मिष्टी और अमृत धरोहर या आर्द्रभूमि मैग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए योजना है केंद्र की। अटल वयो अभ्युदय योजना जो है ये AVY योजना जो है ये बुजुर्गों को सशक्त बनाने के लिए है। विवाद से विश्वास योजना, कोविड के टाइम पर बहुत सारी वसूली हुई थी, बहुत सारे लोग रूल रेगुलेशन का फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जा रही थी, खास करके MSME सेक्टर की, तो उनको लौटाई जा रही हैं वो चीजें, इसके लिए विवाद से विश्वास शुरू की गई। पोषण भी पढ़ाई भी योजना प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा को मजबूत करने के लिए था। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो को आपको लगता है कि इसमें मेहनत की गई है, आप लोग के लिए कंटेंट लाया जा रहा है, तो आप लोग इसे लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। अगर नए आए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही रोजाना वीडियो मैं आपके साथ लाता रहता हूँ। और अगर 10-12 दिन अगर आप कंटिन्यू करोगे ना, नए आए हो अगर 10-12 दिन अगर कंटिन्यू करोगे, तो आपको चीजें अच्छी लगने लगेंगी, आसान लगने लगेंगी, जीके आपका काफी एक नया कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको जीके में। ठीक है, चलिए करंट अफेयर में भी, सितंबर 2023 में किस देश दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया? तो किस देश ने बनाया है? तो भारत ने बनाया है। भारत ने ना ये दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। पोर्टेबल हॉस्पिटल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पोर्टेबल हो वो। इसका यूज कहाँ किया जाएगा? इसका यूज दोस्तों सबसे ज्यादा आपदा के दौरान किया जाएगा, डिजास्टर के दौरान किया जाएगा। जैसे कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं तूफान वगैरह आ जाते हैं, या कहीं पर भूस्खलन वगैरह हो जाता है उत्तराखंड वगैरह में, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर वगैरह, वहां पर सब पर ऐसी सिचुएशन में ये आरोग्य मैत्री क्यूब जो है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इसमें क्या होगा, इसमें क्यूब्स बनाए रहेंगे, बहुत सारे ऐसे क्यूब रहेंगे, और इन क्यूब्स की मदद से हॉस्पिटलाइज किया जा सकेगा। पोर्टेबल ये होंगे तो आराम से वहां पर तुरंत त्वरित प्रक्रिया में, या कहें कि जो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट दिया जाना होता है ना, वो दिया जा सकेगा। तो 72 क्यूब पैक का ये किया जा सकता है, और 100 से ज्यादा जीवित बचे हुए जो लोग हैं उनको सहारा मिल सकता है, जो डिजास्टर के दौरान बच गए रहते हैं, घायल रहते हैं, उनको बचाया जा सकेगा। ठीक है, तो भारत जो है ये दुनिया का पहला ऐसा आपदा अस्पताल बनाया है। नाम क्या है इसका? आरोग्य मैत्री क्यूब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला देख लो, अब दुनिया का पहला नाम का वो आया है टॉपिक, तो दुनिया के पहले से हम लोग देख लेते हैं कुछ जो चीजें पिछले दिनों में चर्चे में रही। इंग्लैंड दुनिया का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका शुरू करेगा। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। अग्निकुल कॉस्मोस इसने दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया है। दुनिया का नहीं, ये यहाँ पर हम लोग भारत का पहला कहेंगे। भारत का पहला 3D रॉकेट इसने बनाया है। चीन ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट बनाया है। और इसराइल दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। और दुबई एयरलाइंस एमिरेट जो है दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट लॉन्च किया है। ये दुनिया का पहला टर्म से रिवीजन था आपका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुराने एक पुजारी की कब्र का पता लगाया? तो दोस्तों पुरातत्वविदों ने अभी पेरू एक देश है, और इस देश में 3000 साल पुराने, जैसे अभी 2022 चल रहा है ना, तो 2022 तो ये हटा दो, और भी आप 1000 साल पुराना ले लो, तो लगभग 3000 साल पुराने एक पुजारी की कब्र मिली हुई है। तो मतलब 1200 से आसपास बीसी के आसपास में है ये बात। 1200 बीसी बताया जा रहा है कि 1200 बीसी के आसपास में ये एक कंकाल मिला हुआ है, पुजारी की एक कब्र मिली हुई है। और इसको उस तरीके से कई प्रकार का 6 प्रकार की लेयर बना करके इसको दफन किया गया था। तो मिश्रित राख की 6 परतों के नीचे इसे दफनाया गया था। चीनी मिट्टी के कटोरे और मुहरों के साथ काली मिट्टी के साथ इसे किया गया था। तो इसमें कुछ मुहरें भी मिली हुई हैं। तो चट्टान की परतों के संकेत मिलता है पुजारी को 1200 ईसा पूर्व के आसपास दफनाया गया रहा होगा। पेरू में हुआ है, यानी तो अब इससे पता लगेगा कि वहां पर भी कोई चीजें रहा करती थी। ठीक है, तो अब देखो ये पुरातत्वविद वाले जब पता लगाते हैं ना, तो इससे हमें जो प्राचीन सभ्यता थी उसकी समझ मिलती है
कि क्या चीजें रही होगी, कैसे लोग रहते होंगे, क्या सिचुएशंस बनी होंगी, क्या कुछ रहा होगा। ठीक है, चलिए। हाल ही में नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों नागरिक उड्डयन यानी सिविल एविएशन, इसके सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? वुमलुमंग वुअल नाम। कौन? वुमलुमंग वुअल नाम, ये बनाए गए हैं नए नागरिक उड्डयन सचिव। नाम से स्पष्ट है ये पूर्वोत्तर भारत के होंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये राजीव बंसल का स्थान लेंगे 31 अगस्त को, जो कि रिटायर हुए। तो अब उनकी जगह पर ये नए नागरिक उड्डयन सचिव हैं। कुछ और भी सचिव नियुक्त किए गए हैं, जैसे जैसे नीरज मित्तल को दूर संचार विभाग का टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एस कृष्णन को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नया सचिव नियुक्त किया गया है डिपार्टमेंट का। क्लियर है ना? आगे, मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का नया अनुमान बताया है। यह अनुमान कितना है? तो मूडीज ने एक नया अनुमान जारी किया है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर। जीडीपी बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इनकी ग्रोथ रेट को लेकर के इनका नया अनुमान है 6.7%। मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है, बहुत ही बड़ी, बहुत ही फेमस, और इसके द्वारा रेटिंग्स वगैरह जारी की जाती है दुनिया भर के कि कौन कितना वृद्धि कर रहा है, कौन किस दर से बढ़ रहा है आगे। तो इसने भारत की आर्थिक विकास को लेकर के बताया है कि 2023 का जो कैलेंडर वर्ष है उसके लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट अब होगी 6.7%। पिछला अनुमान इसका था 5.5%। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा अथेंटिक इसी का माना जाता है। सीएसओ है भाई, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस है, इसी का मेन रियल डाटा जो जारी होता है भारत सरकार को, वो यही जारी करता है। तो इसने बताया है कि देश की आर्थिक वृद्धि जो है ये अभी जो पहली तिमाही चली है ना, अप्रैल से जून, इसमें 7.8% रही है। ये कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं। देखो दो प्रकार के ईयर होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। तो जब भी फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो आप समझिएगा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की बात की जा रही है। 31 मार्च तक की बात की जा रही है। कैलेंडर ईयर की बात कीजिएगा तो जैसे आपके कैलेंडर में होता है ना 1 जनवरी, तो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक की बात की जा रही है। तो ये कैलेंडर ईयर हुआ। ठीक है ना? तो ये कैलेंडर ईयर के लिए जारी किए हैं। क्लियर? अब देखो इनसे पहले जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, यानी कहें 2023-24 के लिए जो जारी किए हैं, उनका यहाँ पर अनुमान देख लो। तो उनका देखो, क्रिसिल जो है इसने 6% बताया, NIPFP इसने भी 6% अनुमान बताया, IMF ने 6.1% बताया, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 6.7% बताया था, मूडीज के बराबर। संयुक्त राष्ट्र ने 6.7% बताया है, ये भी मूडीज के बराबर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने 6.5% बताया है। फिच रेटिंग ने 6.3% भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बताई, और संयुक्त राष्ट्र ने 6.7% बताया है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। ये रिपीट हो गया है। चलिए, तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट है। अब जीडीपी एक बार एक लाइन में फिर से समझ लो। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी अगर कोई एक फाइनेंशियल ईयर में कोई एक देश जो है वो देश की भीतर जितनी भी सेवाओं का और जितने भी उत्पादों का उत्पादन करता है, यानी जितने भी सर्विसेज का और जितने भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है एक वित्तीय वर्ष में एक देश की सीमा के भीतर, उन सभी प्रकार को मिला दिया जाए तो उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब वो प्रतिवर्ष प्रति फाइनेंशियल ईयर किस दर से बढ़ रहा है, इसी को लेकर के लोग अनुमान लगाते हैं। यानी जीडीपी जितनी होगी अपना अभी 3.7 ट्रिलियन के आसपास अभी जीडीपी है, तो ये जीडीपी किस दर से बढ़ रही है, कितने प्रतिशत अगली बार बढ़ जाएगी, तो इसी को लेकर के ये अनुमान लगाते हैं। ठीक है ना? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। 10वां क्वेश्चन था ये, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ये, एशिया का नोबेल कहे जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है? तो 7वें राष्ट्रपति थे फिलीपींस के रमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। और रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1905 में की गई थी। 1890 में ये एक्ट आया था। आज आपको क्या बताना है? सूर्य के सबसे बाहरी सतह को किस नाम से जाना जाता है? इसके अलावा वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इनके बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हो, और मैं मिलूंगा अब अगले दिन की वीडियो में और ज्यादा एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।